हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैग्नेटिज्म चल रहा है अपना फुल फ्लैश और बिल्कुल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की फोटोस्टैट कॉपी है, कुछ भी नया नहीं है। और आज जो हम पढ़ रहे हैं वो भी नया नहीं है, और वो है हमारा डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन। और ये जो है इलेक्ट्रिक डाइपोल के अंदर भी हमने पढ़ा था, इलेक्ट्रिक डाइपोल जो था वो उसका इंट्रैक्शन पढ़ा था, ठीक है। और यहाँ पर भी पढ़ेंगे, बट है टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट, एक रिवीजन हो जाएगा और आज का लेक्चर बिल्कुल पूरा इसी में जाएगा। और मैं आपको बता देता हूँ कि आप लोगों ने क्या क्या निकाल लिया था पिछले लेक्चर में। आपने निकाल लिया था कि एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है एक मैग्नेटिक डाइपोल, और लगेगा उस पर जो टॉर्क यानी फोर्स कपल जो लगेगा टो, उसकी वैल्यू निकाल ली थी आपने mb sin थीटा, पहला काम। दूसरा आपने निकाल लिया था w वर्क डन, वो था आपका mb cos ऑफ थीटा 1 माइनस का cos ऑफ थीटा 2। थीटा 1 कौन सा एंगल था जहां पर आपका डाइपोल रखा हुआ है। और एक बेहद काम की चीज निकाली थी आपने पोटेंशियल एनर्जी, वो थी आपकी माइनस का mb cos ऑफ थीटा। ये तीन चीजें आप लोगों ने निकाली थी, ये और ये, ठीक है। और इसमें mb cos ऑफ थीटा, ये mb sin थीटा, अगर इसको आप ढंग से देखोगे तो ये m क्या है, ये उस मैग्नेट का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है, ठीक है। ये b वो एक्सटर्नल एंगल है, और इसको हम लोग लिख सकते हैं m क्रॉस bb, वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो इसको लिख सकते हैं अपन लोग माइनस ऑफ m डॉट b। यहां आप इस चीज को यूं समझे, m क्या है, m है हमारे मैग्नेट का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, और b क्या है, वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है जिसमें मेरा डाइपोल, मैग्नेटिक डाइपोल, मेरा इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा जाता है, ठीक है साहब। अब यहीं से मैं समझाऊंगा तुम्हें डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन, और जरूरी है तुम्हें समझना, और इसको बेहद आसान भी है, कुछ भी मुश्किल नहीं है इसके अंदर। आओ जी समझते हैं डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन के अंदर, और बेस बनाएंगे इन्हीं चीज़ों को। और मैं आपको कहूँगा कि आप इसको ध्यान से इन बातों को अपने दिमाग में रखना, m क्रॉस b को, और पोटेंशियल एनर्जी के लिए m डॉट b माइनस साइन के साथ, इसको आप दिमाग में रखें। चीज़ें अपने आप होंगी, आसानी से होंगी। देखिएगा पहला केस मेरा, देखिए साहब, ये दो बार मैग्नेट हैं, एक इस तरह से रखे हुए हैं, दोनों ये SN, दोनों का मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन सेम है। इनमें इस कंडीशन में अट्रैक्शन फोर्स काम करेगा, बट दोनों के एन पोल एक दूसरे के सामने रख दिए जाएं, इस कंडीशन में रिपल्सन फोर्स काम करेगा, ठीक है। हम काम करना चाहते हैं यहाँ पर कि साहब ये कंडीशन A और कंडीशन B, अगर दो कंडीशन मान लें तो इन कंडीशन में पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, ठीक है, फोर्स कितना होगा, इस कंडीशन में फोर्स कपल कितना होगा। एक एक को मैं समझाया जाता हूँ, इसको मैं समझाया जाता हूँ, इसको आप अपने आप कर लेंगे। पहली कंडीशन, इस कंडीशन में मैं डाइपोल नंबर 2 की पोटेंशियल एनर्जी निकालना चाहता हूँ, ठीक है। और डाइपोल नंबर 2 की पोटेंशियल एनर्जी निकालना चाहता हूँ जो कि रखा हुआ है डाइपोल नंबर 1 के मैग्नेटिक फील्ड में। दूसरा, आप घर पे क्या करेंगे, डाइपोल नंबर 1 की पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे जो कि रखा गया है किसमें, डाइपोल नंबर 2 के मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है। आइए इसकी बात करते हैं m2 की। इसकी पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला था u इजिकल टू, इसकी निकालनी है, डाइपोल मोमेंट माइनस साइन तो आएगा, ये m2 डॉट b1, ये लो सब, ये b1 मैग्नेट फील्ड में। यानी इसको अगर आप आगे खोलते हो तो आपका माइनस ऑफ m2 का मैग्नीट्यूड b1 cos ऑफ थीटा, थीटा 0 है यहां, थीटा 0 कैसे सब, इसके मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, और इसका मैग्नेटिक मोमेंटम इस डायरेक्शन में, यानी इसके m2 और ये जो मैग्नेटिक फील्ड b1 है, इनके बीच में एंगल कितना डिग्री है, 0 डिग्री है। चलो यहां बात करते हैं, यहां पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, u इजिकल टू माइनस का m1 डॉट b2, u इजिकल टू माइनस, ये है आपका, ये m1 है, ये b2 है, ये माइनस का ये m1 b2, ये b2, दोनों के बीच में एंगल आप देखोगे तो cos ऑफ 180, यानी इसकी पोटेंशियल एनर्जी u इजिकल टू प्लस ऑफ m1 ऑफ b2 आई है। इस वाले की पोटेंशियल एनर्जी प्लस ऑफ m1 b2, इसकी निकालो प्लस का m2 ऑफ b1, यानी यहां जो पोटेंशियल एनर्जी निकालोगे वो आपकी पॉजिटिव आएगी, और पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव है, इसका मतलब यहां फोर्स रिपल्सन का होगा, और इस कंडीशन में पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव आ रही है, मतलब इनके बीच में फोर्स अट्रैक्शन का था। ये आप ही कीजिएगा, ये मैं समझा रहा हूं, प्रैक्टिस जरूर करना जरूरी है। तो u इजिकल टू हो गया दोस्त माइनस का m2 ऑफ b1, और b1 कितना है, b1 है म्यू नॉट अपॉन ऑफ 4 पाई इंटू
उसका मैग्नेटिक मोमेंट ट्वाइस ऑफ m1 अपॉन ऑफ r क्यूब होगा, आपका r क्यूब। r क्या है साहब, दोनों डाइपोल छोटे हैं, उनके सेंटर्स की बीच की डिस्टेंस r ली जाती है और ये r है, यानी यहां आपका u निकला है बड़े प्यार से माइनस ऑफ म्यू नॉट अपॉन ऑफ 4 पाई। जो b1 है वो कितना है साहब, b1 इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से यहां पर मैग्नेटिक फील्ड है और वो इसकी एक्सिस पे ही है b2 रखा हुआ, तो यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो ट्वाइस ऑफ m1 अपॉन ऑफ r क्यूब होगा। मतलब इसको सॉल्व करोगे तो आपका आ गया है ट्वाइस ऑफ m1 m2 अपॉन ऑफ r क्यूब। अच्छा एक बात बताओ, ये पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकली है इस कंडीशन में, नेगेटिव। और नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी कब होती है, जबकि फोर्स अट्रैक्शन होते हैं। देखिए इस कंडीशन में फोर्स अट्रैक्शन के होंगे या नहीं होंगे। और यहाँ पर आप देखिए आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी थी इस m1 वाले की, इसके मैग्नेटिक फील्ड में वो कैसे निकली है, पॉजिटिव। मतलब यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव, मतलब फोर्स रिपल्सन का। देखिएगा n को रिपेल ही करेगा और यहाँ रिपल्सन ज़्यादा प्रभावी होगा, ज़्यादा इफेक्टिव होगा बनिस्पत इस n और s के अट्रैक्शन से, या इस n और s के अट्रैक्शन से इन n और n के बीच में लगने वाला रिपल्सन फोर्स कहीं ज़्यादा इफेक्टिव होगा। तो चीज़ें आप समझने की कोशिश करना। पहला काम हमने निकाल लिया, कोई प्रॉब्लम, शांति से काम करो, बिल्कुल ठीक है, हो गया। अब हम देखते जाते हैं कि पहला काम हमारा कंप्लीट है। सेकंड वर्क, सेकंड ये है कि मैं कपल निकालना चाहता हूँ, फोर्स कपल। भाई फोर्स कपल की फॉर्मूला होता है आपका टो इज इक्वल टू, इसका निकालना चाहता हूँ और इसका फॉर्मूला होता है m2 क्रॉस ये मैग्नेट फील्ड b1 में रखा हुआ है, b1 डबल आउट बाय फर्स्ट बार मैग्नेट। और यहां अगर आप देखोगे तो आपका m2 पैरेलल है आपके b1 के, तो इनके बीच में थीटा इज इक्वल टू 0 बनेगा और इसको आप सॉल्व करोगे तो टो इज इक्वल टू आपका आएगा m2 b1 साइन ऑफ थीटा। थीटा इज इक्वल टू 0 है तो यहां आपने 0 रखा और आपका फोर्स कपल इज इक्वल टू इस कंडीशन में 0 हो गया और सिंपल। अब हम निकालेंगे तीसरी कंडीशन, फोर्स क्या है साहब, टो के बाद तीसरी कंडीशन। भाई फोर्स कितना है, ये फोर्स ही सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। फोर्स F का फॉर्मूला होता है दोस्त, F इज इक्वल टू माइनस का du अपॉन ऑफ dr। u इस कंडीशन में मुझे पता ही रही और आपने यहां रखा F इज इक्वल टू माइनस, आपका ये हो गया प्लस, ठीक है। जो जो चीज़ें बाहर आ सकती है बाहर निकाल लेता हूँ, u नॉट को बाहर निकाल देता हूँ, म्यू नॉट को बाहर निकाल देता हूँ, ये 4 पाई बाहर आ गया दोस्त, ये ट्वाइस ऑफ m1 बाहर आ गया, ये आपका m2 बाहर आ गया, ठीक है। और ये d अपॉन ऑफ dr ऑफ r की पावर माइनस का 3। इसको सॉल्व करूंगा तो f इजकल टू पाऊंगा, ये लो यहाँ कर देते हैं कि f इजकल टू, यहाँ से क्या आएगा f इजकल टू, ये यहाँ इससे आके मल्टीप्लाई हुआ तो 2 3 जा 6, यानी आपका माइनस का 6 ऑफ म्यू नॉट अपॉन ऑफ 4 पाई इंटू ये आपका m1, ये आपका m2। डिफरेंशियल किया, माइनस का 3 माइनस का 1, माइनस 3 यहाँ आया, ये आपका r की पावर माइनस का 4 हो जाएगा और r की पावर 4 को मैं नीचे ले जाऊँगा और बड़े प्यार से मेरे पास चीज़ निकल गई कि साहब इनके बीच में फोर्स ये लगा। और देखिएगा फोर्स नेगेटिव है, नेगेटिव फोर्स रिप्रेजेंट करता है हमेशा अट्रैक्शन को और यह अट्रैक्शन होना ही था, रीजन ये रहा। यहाँ फोर्स क्या आएगा, क्योंकि यहाँ पोटेंशियल एनर्जी जो थी वो पॉजिटिव थी, तो यहाँ फोर्स आएगा F इजकल टू 6 म्यू नॉट अपॉन ऑफ 4 पाई इंटू आपका m1 m2 अपॉन ऑफ r4। सेम काम आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी कर सकते हैं, यानी इस फोर्स को आप प्लस और माइनस दोनों देख सकते हैं। मतलब अगर आपने ऐसे रखे हुए हैं दो इलेक्ट्रिक डाइपोल ऐसे, तब तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा क्योंकि ये उसका नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, लेकिन एक ऐसा रख दिया एक ऐसा रख दिया। अब इस कंडीशन में इनके बीच में रिपल्सन फोर्स काम करेगा जिसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी F इज इक्वल टू, उस वाले चैप्टर की बात करें तो 6K P1 P2 अपॉन ऑफ R4। ये लो साहब, K की जगह म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, M1 की जगह है P1, M2 की जगह है P2, बात खत्म, ठीक है। ये आपकी 2 बातें 3 बातें मैंने निकाली, ठीक है। ये था डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन में इस कंडीशन में। अब देखिएगा, देखिए साहब 2 बार मैग्नेट रखे हुए हैं और दोनों इस तरह से रखे हुए हैं, SN ठीक है। रिपल्सन काम करेगा दोनों के बीच में, उल्टा कर दिया, N सामने S इधर N, यहाँ अट्रैक्शन काम करेगा। तो यहाँ इस कंडीशन में जब इन दोनों के बीच में रिपल्सन काम कर रहा है, ठीक है, तो पूछ ले भाई फोर्स कितना है। यहाँ अट्रैक्शन कर रहे हैं तो यहाँ पूछ ले साहब फोर्स कितना, मतलब फोर्स अट्रैक्शन रिपल्सन दोनों हो सकते हैं। अब है कितना ये पूछा जाए तो अपने पास एक ही कहानी है, हम क्या करेंगे पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे, बाकी सारी चीज़ें निकाल लेंगे। देखो भैया ऐसा है कि सबसे बड़ा पैसा है
और पैसे के लिए अपन सारे काम कर रहे हैं। आओ जी, झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं है। यहां से ये इसका मैग्नेटिक फील्ड यो जाएगा, यो, यानी ये जो M2 वाला है ना भैया, ये रखा हुआ है एक मैग्नेटिक फील्ड में, और वो मैग्नेटिक फील्ड जो इसमें ये रखा हुआ है, उस मैग्नेटिक फील्ड और इसके मैग्नेटिक मोमेंटम की डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है, पहली चीज। और अगर यहां देखोगे, यहां तो ये इसका मैग्नेटिक फील्ड यूं जाएगा और यहां इसका M2 ये है। मतलब इस कंडीशन में अगर आप देखोगे तो इसके M2 और B1 के बीच में एंगल 0 है, बट यहां देखोगे तो 180 है। मतलब यहां थीटा इज इक्वल टू, अगर हम लोग देखें तो 180 है किसके बीच में, M एंड B के बीच में, और यहां देखेंगे तो थीटा इज इक्वल टू आपका 0 डिग्री है किसके बीच में, M और B के बीच में। बट फिलहाल हम तो बात करते हैं साहब हुजूर इसकी, भैया M2 तेरी पोटेंशियल एनर्जी क्या है, तो M2 क्या साहब पोटेंशियल एनर्जी निकालने का फॉर्मूला है ना आपके पास, क्या, MB cos ऑफ थीटा। बट यहां तो 2 बार मैग्नेट आ गए, इसलिए जिसका निकाला जाएगा उसके बारे में बात करना पड़ेगा। मतलब आपका पोटेंशियल एनर्जी फर्स्ट काम आपका U इज इक्वल टू, इसकी निकाल रहा हूं, इससे पूछा फॉर्मूला होता है आपका माइनस का MB cos ऑफ थीटा। MB ये आपका M2, इसका मैग्नेटिक मोमेंट, ये किसके मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, पहले वाले के B1, और ये cos ऑफ थीटा। अब इस थीटा को निकाल दें थीटा की तरह, हमारा मैग्नेटिक मोमेंट ये हो जा रहा है, B1 ये हो जा रहा है, यानी कि ये जिस मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है वो, अगर आप देखोगे तो थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री उनके दोनों के बीच में एंगल, यानी U इज इक्वल टू हो गया दोस्त माइनस का M2 ऑफ B1 cos ऑफ 180, cos ऑफ 180 की वैल्यू -1, यानी U इज इक्वल टू हो गया प्लस ऑफ M2 ऑफ B1। बहुत मुश्किल है ना, डेफिनेटली है ना, बहुत मुश्किल लग रहा होगा। B1 भाई ये वाला जो मैग्नेट रखा हुआ है, छोटा सा मैग्नेट है, ये किस में रखा हुआ है, इसके ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन में, मतलब ये रखा हुआ है इसके बाइसेक्टर पे, और बाइसेक्टर में B1 जो होता है वो होता है μ0/4 इंटू इसका M1 अपॉन ऑफ ये R3। चलो 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 चलो, U इज इक्वल टू प्लस ऑफ M2 ऑफ B1 आपका हो गया μ0/4 इंटू M1 अपॉन ऑफ R3। सेट कर लो, U इज इक्वल टू μ0/4 इंटू ये आपका M1, ये आपका M2 अपॉन ऑफ R3। ये तो साला पॉजिटिव निकल गया, पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव आ रही है, साफ साफ पता लग रही है क्या, फोर्स रिपल्सन का होगा, पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव है। अगर ये इस कंडीशन बात करते थीटा 0 रखता, तो थीटा 0 रखता यहाँ, तो ये माइनस बचता, पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव, मतलब अट्रैक्शन साफ साफ दिख रही है। ये N इस S को पुकारेगा, चला मेरी तरफ, ये वाला S और N ये भी पुकारेगा एक दूसरे को कि मेरी तरफ चला, मतलब इनके बीच में काम करेगा अट्रैक्शन। ये आप ही कीजिएगा, घर पे कीजिएगा, होमवर्क में कीजिएगा, ये मैं समझा रहा हूँ। अब अगली बात करते हैं इसकी, पहली बात तो निकाल ली थी, चलो लगे हाथ दूसरी बात भी निकाल दो। दूसरी बात क्या होती है भाई, वो होती है आपकी टॉर्क, मतलब फोर्स कपल को लिखते हैं टो। किसका निकाल रहे हो, सेकंड वाले का, इसका तो इसका फॉर्मूला होता है आपका MB साइन थीटा, यानी MB M सेकंड वाले का M2 B1 साइन ऑफ एंगल। इस कंडीशन में एंगल 180 है, साइन ऑफ 180 की वैल्यू भाई कोई फर्क नहीं पड़ता, साइन ऑफ 180 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। मतलब यहाँ पर आपका साइन ऑफ 180 की वैल्यू 0 होने की वजह से आपके पास में टो इज इक्वल टू भी हो गया 0। मतलब ये तो बड़ी आसानी से निकल गया यार, 3 चीज़ निकालनी थी, 2 चीज़ निकल गई। अब आपको काम करना थी भाई फोर्स कितना है, तो फोर्स तो बहुत आराम से निकल जाता है भाई। इनके बीच में फोर्स कितना लगेगा, फोर्स आपने कह दिया, यहाँ रिपल्सन लगेगा, यहाँ अट्रैक्शन का लगेगा, यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी हमें पता है। और अगर फोर्स निकालने के लिए 2 फॉर्मूले होते हैं आपके पास, है F/ma, या तो ma दे दो या आप हमें U दे दो, U दे दोगे तो F माइनस का du/dr कर देंगे, और F यहाँ पर आपके पास में ये है तो ये माइनस का du अपॉन ऑफ dr। सावधानी से करो, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। ये आपका U और ये यहाँ से U उठा लाओ भैया, ये रहा आपका μ0, ये आपका 4 ये आपका M1, ये आपका M2 अपॉन ऑफ R3। और ठीक है, बाकी सब कुछ तो बढ़िया है ही। तो आप कौन कौन सी चीज़ें बाहर निकाल लोगे, μ0 बाहर निकला, 4 बाहर निकला, M1 इसके पीछे बाहर भाग आया, ये M2 भी बाहर भाग आया, ये बच गया d अपॉन ऑफ dr, और इस r की पावर -3 को ऊपर लेगा, ये -3 यहाँ लो साहब आप। तो यहाँ पर ये अपना माइनस तो था ही था, ठीक है। मैंने कहा भाई माइनस कहाँ गया अपना, तो वो तो यहाँ था ही था। आ जाओ भाई काम करोगे तो F इज इक्वल टू प्लस ऑफ μ0 अपॉन ऑफ 4 और ये 3 आगे आ गया तभी तो प्लस हुआ ये, और ये हो गया आपका M1, ये आपका M2, ये r की पावर -3 -1, और फाइनली आंसर निकला F इज इक्वल टू थ्राइस ऑफ μ0 अपॉन ऑफ 4 इंटू आपका M1 M2 अपॉन ऑफ R4। बोलो भाई बालाजी महाराज की जय हो। आपका रिजल्ट सिंपल।
तो काम कैसे किया जाता है, ऐसे किया जाता है। ये डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन था। इस कंडीशन में काम करोगे, यहाँ ये वाला फोर्स कैसा होगा, आपका नेगेटिव जाएगा। मतलब हम क्या कह सकते हैं इसको कह सकते हैं प्लस माइनस, ठीक है। और पोटेंशियल एनर्जी के लिए क्या कह सकते हैं साहब, यहाँ पर इस कंडीशन में अपने पोटेंशियल एनर्जी ये निकली, यहाँ प्लस निकली, इसको भी कह सकते हैं प्लस माइनस। यानी पोटेंशियल एनर्जी भी दोनों हो सकती थी, पहले वाले कंडीशन में दोनों हो सकती थी, वहाँ भी प्लस माइनस लगा लेना। हाँ, लेकिन टॉर्क प्लस माइनस लगाना ही मत, क्यों, भाई है ही नहीं, कोई चीज़ है ही नहीं, वो प्लस माइनस कहाँ से होगी, तो जीरो है बेचारा दोनों कंडीशन में। अब अगली कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत खास है, बहुत जरूरी है, ठीक है, समझो उस चीज़ को। खूबसूरत से डायग्राम में देखें, ये एक मैग्नेट है जिसका मैग्नेटिक मोमेंटम है m1 और रखा हुआ है दूसरा मैग्नेट जो इसके परपेंडिकुलर, उसका मैग्नेटिक मोमेंटम है m2 और ऐसे रखे हुए हैं। ये जो मैग्नेट है इसका ये S है, ये N है, और इसका जो मैग्नेटिक फील्ड ऐसा जा रहा है यूं 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 यूं, यानी इसके मैग्नेटिक मोमेंटम और इसके मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल है 90 डिग्री का, ठीक है। अब ये जो मैग्नेट है जिसके एक तरह से एक्सिस पे रखा हुआ है ये, यानी इसकी एंड ऑन पोजीशन पे है, यहाँ इसका मैग्नेटिक मोमेंटम, इसकी डायरेक्शन ये थी और इसका मैग्नेटिक फील्ड भी ये होगा। बस अंतर इतना सा हो गया कि इसने जो इसका मैग्नेटिक फील्ड B1 कहलाएगा, इसका मैग्नेटिक फील्ड B2 कहलाएगा। इस वाले मैग्नेट के ये बाइसेक्टर पे है, इसलिए यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो होगा इसकी वजह से μ0/4π इंटू m1 अपॉन ऑफ r3, ठीक है। r कौन सी डिस्टेंस है साहब, इसके सेंटर से इसके सेंटर के बीच की डिस्टेंस, मतलब ये वाली डिस्टेंस, यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच की डिस्टेंस आपकी कहलाएगी ये r, ये वाली डिस्टेंस, ये यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस r कहलाएगी, ठीक है। ये इस तरह से रखा हुआ है साहब। तो मैं एक काम करता हूँ, पहले तो इसकी वजह से जो मैग्नेट फील्ड होने वाला है वो B1 लिख देता हूँ। B1 कितना है, तो B1 दोस्त है आपका μ0/4π, इसका मैग्नेटिक मोमेंटम m1 अपॉन ऑफ r3। ये जो m1 वाला है, यानी पहला जो आपका मैग्नेट था वो जिस मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है वो है B2, वो हो गया μ0/4π, उसके एक्सेस पे रखा हुआ है, इसलिए ट्वाइस ऑफ m2 अपॉन ऑफ r3। ये दो बातें आपको बिल्कुल क्लियर कट समझ में आनी चाहिए। अब अगर आप एक चीज देखो तो ये जो मैग्नेट था, मैग्नेट नंबर 2, इसके मैग्नेटिक मोमेंटम और इस पर जो मैग्नेटिक फील्ड है उनके बीच में एंगल देखो, थीटा = 90 डिग्री, ठीक है। और ये जो मैग्नेट नंबर 1 था वो जिस मैग्नेट फील्ड में रखा हुआ वो ये रहा, ग्रीन पेन से दिखाया गया, और इसका मैग्नेटिक मोमेंटम ये रहा। यानी इन दोनों ही कंडीशन में मैग्नेटिक मोमेंटम और वो जिस मैग्नेटिक फील्ड में रखे हुए हैं B1 और इधर B2 जो भी है एक दूसरे के में रखे हुए हैं, वो उनके बीच में बनने वाला एंगल 90 डिग्री है। मतलब आप दोनों ही मैग्नेट की पोटेंशियल एनर्जी पहली कंडीशन निकालोगे U मैं इसकी निकालता हूं, तो माइनस का m2 डॉट B1 इसको निकालूंगा तो U माइनस का m2 और B1 के बीच में एंगल है 90 डिग्री का, यानी U 0। अगर आप मुझे कह दो इसका निकालो तो मैं कह दूंगा माइनस का m1 B2 cos ऑफ 90। तो आपको एक चीज बिल्कुल साफ साफ नजर आ गई कि ओ तेरी तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो गई। मतलब फोर्स निकालने का आपका फॉर्मूला F = du/dr फेल, वो फेल हो गया दोस्त। अब क्या करेंगे, देखते हैं क्या करेंगे। बट फिलहाल अभी तक के दो केस में जब दोनों डाइपोल ऐसे रखे हुए थे, यो रखे हुए थे, उस कंडीशन में टॉर्क जीरो था, यानी फोर्स कपल जीरो था। देखते हैं यहां क्या आता है, और बड़ी खतरनाक चीज आएगी। सेकंड, ये डाइपोल नंबर 2 की ऊपर जो फोर्स कपल लग रहा है वो कितना लग रहा है, तो भैया फॉर्मूला होता है mb sin थीटा। इसका निकाल रहा हूं तो ये इसका मैग्नेटिक मोमेंटम m2, मैग्नेटिक फील्ड B1 साइन ऑफ 90, ठीक है। पहले इसका निकालता हूं, इसका क्या निकलता है, तो 2 ये m2 B1 साइन 90 की वैल्यू 1, B1 ये रहा, यानी 2 m2 B1 हो गया μ0/4π इंटू ये आपका हो गया m1 अपॉन ऑफ r3, यानी τ हो गया आपका μ0/4π इंटू m1 m2 अपॉन ऑफ r3। ठीक है साहब, देखते हैं वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन कौन सी होगी। देखो हुजूर, यहां मैग्नेटिक फील्ड, इसका मैग्नेटिक फील्ड यूं था, यहां n पोल पर ये लगेगा, s पोल पर फोर्स यूं लगेगा, मतलब इस पर फोर्स यूं लगेगा, इस पर फोर्स ये लगेगा, मतलब ये क्लॉकवाइज घूमेगा, मतलब हम इसको लिख देते हैं क्लॉकवाइज, ठीक है। अब यहां हम एक्शन रिएक्शन की बात नहीं कर सकते, और यही इसमें काम की बात है। अगर आपको ये कह दे कि ये ऐसे और एक ऐसे रखा हुआ है,
ठीक है, एक बार मैग्नेट ऐसे एक ऐसे रखा हुआ है, तो इस पर और इस पर जो टॉर्क लग रहा है उनका रेशियो क्या होगा, तो टॉर्क लग रहा है उसका रेशियो क्या होगा, तो मैं अगर काम करता हूं कि इसका टॉर्क कितना है, तो टॉर्क निकाल रहा हूं दूसरे वाले का, तो इसका मैग्नेटिक मोमेंटम है दोस्त m1, ये जिस मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है वो b2, दोनों के बीच में एंगल आज भी 90 डिग्री है, यानी आपका टो इजकल टू हो जाएगा m1 b2 ऑफ साइन 90 की वैल्यू हो गई 1। b2 कितना है साहब, क्योंकि मैग्नेट नंबर 1 मैग्नेट नंबर 2 के एंड ऑन पोजीशन पर रखा हुआ है, तो यहां पर आपका मैग्नेट फील्ड ये होगा, यानी आपका टो इजकल हो जाएगा दोस्त m1 इंटू म्यू नॉट अपॉन ऑफ 4 पाई इंटू ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ m2 अपॉन ऑफ r क्यूब। मतलब आपका टो क्या मिल रहा है साहब, आपको यहां टो मिल रहा है, टो जो मिल रहा है वो मिल रहा है म्यू नॉट अपॉन ऑफ 4 पाई इंटू ट्वाइस ऑफ m1 m2 अपॉन ऑफ r क्यूब। डायरेक्शन देखते हैं, डायरेक्शन कौन सी है, ये यहां n पोल पे फोर्स यूं लग रहा है, s पोल पर जो फोर्स लगेगा वो यूं लगेगा, ये भी यूं घुमाएगा इसको, मतलब डायरेक्शन ये भी क्लॉकवाइज है। समझो दोनों पे टॉर्क अलग अलग लग रहा है, बट अगर मान लो मैं एक बात कह दूं आपको, इन दोनों को मैं एक लकड़ी के ब्लॉक, बिल्कुल आप उसको एक डिस्क की तरह काटे और इन दोनों को उठा के, समझो मैं कोई बात बता रहा हूं, एक को यहां रख दूं और दूसरे को यहां रख दूं, इस पे टॉर्क क्यों लगा, इस पे भी टॉर्क क्यों लगा, तो इस सिस्टम पर नेट टॉर्क कितना लगा, तो टो इजकल टू लग गया दिस प्लस दिस, यानी हो गया म्यू नॉट अपॉन ऑफ 4 पाई इंटू थ्राइस ऑफ m1 m2 अपॉन ऑफ r क्यूब। ये क्लॉकवाइज हो गया साहब, और ये यूं घूमेगा। पंखा भी कुछ ऐसे ही घूमता है, जो अपना फैन होता है ना, उसको भी समझाऊंगा अपना फैन काम कैसे करता है। करंट यहाँ आपने ऑन किया, ड्र घूमना चालू, अब वो ड्र कैसे घूम जाता है, तो उसमें एक एस पोल बनता है, एक एन पोल होता है, ऐसे ही टॉर्क लगाते हैं और टक 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 से घूमता है। ठीक है, समझें इस बात को। यहाँ ये टॉर्क लगा साहब। अब यहाँ अगर मैं कहूँ कि अब तीसरी बात निकालो साहब, चलो ये तो मैंने एक नई बात बता दी कि साहब ये इसमें नेट टॉर्क ये होगा, इस सिस्टम का ये चीज़ जाएगी। अब अगर मैं आपसे एक बात पूछूँ कि साहब आपका फोर्स कितना होगा, तो आप दौड़ोगे फोर्स निकालने के लिए, आपका फॉर्मूला एक ही है, कौन सा वाला, ma, फोर्स निकालने के लिए, वो ma का कोई मतलब नहीं है यहाँ। ठीक है, अब आपको निकला कौन सा वाला, F माइनस डी बाई डी आर। डी बाई डी आर ने तो धोखा दे दिया इस बार, कैसे दे दिया भाई, ये तो जीरो है और फोर्स तो लगेगा, मतलब F माइनस डी बाई डी आर फेल, नहीं है रास्ता उसके पास, दे निकाल सकते। अब क्या करें साहब, अब क्या करें, तो अब तो करना पड़ेगा साहब कुछ ना कुछ काम। देखो हुजूर, हम उस चीज़ को क्यों भूल जाएं कि अगर एक पोल जिसकी पोल स्ट्रेंथ m होती है, अगर वो मैग्नेट फील्ड में रख दिया जाए तो उस पर एक फोर्स लगता है और वो फोर्स का फॉर्मूला होता है m ऑफ b। ठीक है, अब मैं यहाँ पर ये चीज़ अगर आपकी समझ में आ गई हो तो मैं यहाँ से लेके यहाँ तक के सारे काम को फिर से करने वाला हूँ और एक अलग तरीके से इस फोर्स को निकालने वाला हूँ। आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाले उस क्वेश्चन को भी आप ऐसे ही कर लें और देखें क्या करने वाले हैं हम लोग। भाई देख, ये तेरे पास में एक बार मैग्नेट है, ये इसका एस पोल है, ये इसका एन पोल है, ठीक है, और इसका मैग्नेटिक मोमेंटम m1 है। इसके बाइसेक्टर पर यहाँ एक और तूने छोटा सा ये रख दिया बार मैग्नेट, इसके मिड पॉइंट से इस मिड पॉइंट के बीच की डिस्टेंस हम r बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ हमारे साथ में एक पोल रखा हुआ है s, इधर इसका ये s पोल है, ये इसका n पोल है, और इसकी पोल स्ट्रेंथ -m कहलाएगी, इसकी पोल स्ट्रेंथ +m कहलाएगी। और एक और बात, यहाँ मुझे पता है कि ये वाला जो है इस पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ये इसके पास में रखा हुआ है, तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड है B1 और यहाँ मैग्नेटिक फील्ड जो रखा हुआ वो है B2। ठीक है, और इस पर जो फोर्स लगेगा, यहाँ जो इसका मैग्नेटिक फील्ड होगा, ये मैग्नेटिक फील्ड जो होगा, इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो फोर्स यहाँ पर लगेगा इस तरह से, मतलब यहाँ जो इसका मैग्नेटिक फील्ड यूँ आएगा तो इस पर फोर्स लगेगा इस तरह से, और इस पर जो फोर्स लगेगा वो इस तरह से लगेगा। और इस वाले फोर्स को मैं बोलूँगा F1 और इस वाले फोर्स को बोलूँगा मैं F2। दोनों फोर्स जो हो गए वो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। अब F1 कितना होगा, F1 वेरी सिंपल, F1 पोल स्ट्रेंथ m या मैग्नेटिक फील्ड B1। B1 क्यों लिखा, ये इसके पास में, अब वो वाला B1 ये वाला B1 नहीं है,
मतलब आप यहाँ B1 को बोलेंगे, मैं अलग से लिख देता हूँ आपके लोगों के लिए, B1 कितना साहब, म्यू नॉट अपॉन ऑफ 4 पाई इंटू पोल स्ट्रेंथ मैग्नेटिक मोमेंटम्स का m1, ये डिस्टेंस। तो हुजूर यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस ये थी, ये पूरा आपका 2l लेंथ का होता है, ये डिस्टेंस आपके l हो जाएगी, तो मतलब ये डिस्टेंस हो जाएगी r माइनस l का क्यूब। कोई प्रॉब्लम? ठीक है, यानी F1 इज इक्वल टू हो गया m ऑफ B1 मतलब म्यू नॉट अपॉन ऑफ 4 पाई इंटू ये आपका m1 अपॉन ऑफ r माइनस का l का होल क्यूब। ये m जो है वो इस वाले मैग्नेट की पोल स्ट्रेंथ है, ठीक है, ये मैंने इसको ऐसे लिख लिया। और ऐसे ही मैं अगर F2 निकालूं तो F2 रिजल्ट हो जाएगा, ये तो हो गया m इंटू ये म्यू नॉट अपॉन ऑफ 4 पाई इंटू ये हो जाएगा आपका m1 अपॉन ऑफ, यहाँ से इस पोल की डिस्टेंस हो जाएगी r प्लस l का क्यूब। कोई दिक्कत? दोनों जो फोर्स लग रहे हैं वो उस मैग्नेट पे लग रहे हैं, दोनों अलग अलग पोल पे लग रहे हैं और दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, यानी फाइनली जो होगा आपका F इजिकल टू हो जाएगा वो F1 माइनस का F2, मतलब F इजिकल टू म्यू नॉट अपॉन ऑफ 4 पाई इंटू m1m अपॉन ऑफ r माइनस l का क्यूब माइनस ऑफ म्यू नॉट अपॉन ऑफ 4 पाई इंटू m1 ऑफ स्मॉल m अपॉन ऑफ r प्लस का l का होल क्यूब। सॉल्व करोगे दोस्त F इजल टू म्यू नॉट को बाहर पाओगे, पाई को बाहर पाओगे, m1 को बाहर पाओगे, m को बाहर पाओगे, अंदर पाओगे r माइनस l का क्यूब माइनस का 1 अपॉन ऑफ r प्लस l का क्यूब। ये चीज आपको मिलेगी, यानी F इजिकल टू आपके पास आएगा म्यू नॉट अपॉन ऑफ 4 पाई, ये आपका m1, ये आपका m, और सॉल्व करते हैं इसको तो ये हो जाएगा दोस्त आर स्क्वायर माइनस का एल स्क्वायर का क्यूब, और यहाँ आ जाएगा r प्लस एल का क्यूब माइनस का r माइनस एल का क्यूब। इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं और स्मॉल ऑफ m इंटू 2l इजकल टू m2 जानते हैं हम लोग, इसको आप जब सॉल्व करोगे, इसके होल क्यूब को खोल के, इसके होल क्यूब को खोल के सॉल्व करना, सॉल्व करके जरूर देखना, तो म्यू नॉट अपॉन ऑफ 4 पाई इंटू ये आपका m1 इंटू आपका ये m इंटू ये 2l, और अंदर आएगा आपका 3 ऑफ r स्क्वायर प्लस का l स्क्वायर अपॉन ऑफ r स्क्वायर माइनस का l स्क्वायर का क्यूब। ये चीज़ आएगी आपका। ये m इंटू 2l जो बन जाएगा वो कैपिटल M2 बन जाएगा, यानी आपके पास में बात बनेगी म्यू नॉट अपॉन ऑफ 4 पाई इंटू ये आपका m1, ये आपका m2, और ये आपका हो जाएगा r स्क्वायर माइनस का l स्क्वायर का होल क्यूब, और ये हो जाएगा यहाँ 3r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। अब करेंगे हम लोग कि r अगर बहुत बहुत बड़ा हो l से, तो भाई ये l स्क्वायर इग्नोरेबल हो जाएगा, ये वाला l स्क्वायर इग्नोरेबल हो जाएगा, तो यानी आपका f इजल टू आएगा म्यू नॉट अपॉन ऑफ 4 पाई इंटू ये आपका m1 m2, ये 3 ऑफ r स्क्वायर अपॉन ऑफ यहाँ हो जाएगा आपका r की पावर 6, इस r स्क्वायर से ये जगह r4 बचेगा, यानी आपका आंसर आएगा f इजल टू थ्राइस ऑफ म्यू नॉट अपॉन ऑफ 4 पाई इंटू ये m1, ये आपका m2, और ये आपका r4। अगर आपने इस कंडीशन में लिए, ठीक है, इस कंडीशन में लिया है तो आपका ये वाली बात निकलेगी। अगर इसके आप किसी भी एक की पोलरिटी बदल दोगे तो ये फोर्स आपका प्लस और माइनस दोनों में। तो ये फोर्स कैसे निकलता है, और ये फोर्स इनके बीच में यही निकलेगा, ठीक है, मतलब जो फोर्स निकल रहा है उसका वैल्यू प्लस का थ्राइस ऑफ म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m1 m2 अपॉन ऑफ r4 कैसे निकलेगा, वो ऐसे निकलेगा। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ये मैंने आपको बता दिया। और अगर अभी भी कंफ्यूजन है तो एक नई चीज बता देता हूं। देखो ये और ये को अगर मैंने अभी एक उसमें बंद किया था, किसी वुडन के ब्लॉक को मैंने डिस्क की फॉर्म में काटा और उसको रख दिया। अब आप बताओ कि इस कंडीशन में आपने कहा था कि रिजल्टेंट आपका टॉर्क कितना लगा था, और रिजल्टेंट टॉर्क लगा था आपका टो इजकल टू, आप लोगों ने निकाला था, याद हो तो आपको, थ्राइस ऑफ म्यू नॉट अपॉन ऑफ 4 पाई इंटू m1 नेट ये लगाया था आपने नेट। अब ये जो होगा ये किसके इक्वल होगा, जब टॉर्क लग रहा है तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्टेंस। तो यानी ये जो टॉर्क होना चाहिए ये फोर्स इंटू आर होना चाहिए। तो एक आर से अगर मैं इसको इधर भेजूंगा तो आपका फोर्स का फॉर्मूला आएगा थ्राइस ऑफ म्यू नॉट अपॉन ऑफ 4 पाई इंटू m1 m2 अपॉन ऑफ ये आपका r4। ये ले, ठीक है, तो बात वही आएगी जो हम लोग निकाल चुके हैं। मतलब
इस कंडीशन में जब रखे हुए होते हैं, ऐसे अगर उनको रख दिया हमने, तो हम नहीं निकाल सकते हैं F इक्वल टू माइनस का du/dr वाला रास्ता हमारा बंद हो गया, बट दूसरा रास्ता खुल गया। कौन सा वाला? MB। MB वाला रास्ता खुल गया, उस वाले रास्ते से हमने इस काम को कर दिया। तो ये था सब हमारा डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन। ठीक है, तो यहां हमारे इस चैप्टर का एक बड़ा हिस्सा खत्म होता है। अब हम लोग देखने वाले हैं क्या चीज, वो समझे साहब, कौन सी वाली बात समझने वाले हैं। हाँ साहब, तो डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन के बाद में अब कुछ सिंपल बातें आ रही हैं जो थ्योरेटिकल ज़्यादा हैं और ज़रूरी है, बट इस चैप्टर के हिसाब से और आगे वाले चैप्टर्स में भी ये उनका बेस बनता है, तो इन चीज़ों को समझें सब। देखें, एक मेरे पास एक मैग्नेटिक मटेरियल है, ठीक है, और ऐसा दुनिया में कोई भी मटेरियल नहीं है, कोई ऐसा सब्सटेंस नहीं है जो मैग्नेट के लिए कोई सेंस नहीं रखता हो, उसके लिए कोई एक्शन रिएक्शन नहीं करता हो। मतलब वो एक्शन रिएक्शन कैसी भी हो सकती है, वो उससे अट्रैक्ट हो सकता है, उसकी इंटेंसिटी कम हो सकती है अट्रैक्शन की, रिपल्सन हो सकता है, या उसकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा हो सकती है। वो क्या क्या होते हैं वो आगे देखेंगे, बट फिलहाल देखो कि मेरे पास एक मैग्नेट था, एक मैग्नेटिक मटेरियल था, ठीक है, और मैंने उसको तोड़ा। तोड़ते 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 दोस्त पहुँच गया मैं कहाँ पर? उसके एटम पर। मैं एटम पर भी दिखा देखता हूँ, जब वो एटम में पहुंच गया तब भी उसके अंदर दो पोल थे, एस और एन। मैंने पहले ही बताया था कि दोनों पोल्स को अलग नहीं किया जा सकता, यानी एक पोल बन गया है एस और एक पोल बन गया है एन। अब मैंने क्या किया साहब, एस और एन पोल बन गया, मैंने एटम को तोड़ दिया किसमें? न्यूक्लियस में। अब न्यूक्लियस में भी देखा, मैंने कहा फिर से दो पोल है साला। फिर मैंने क्या किया साहब, इलेक्ट्रॉन को देखा, उसमें भी दो पोल है। फिर मैंने किसको देखा कि न्यूट्रॉन को देखा, उसमें भी दो पोल हैं। बट मेनली अगर किसी एटम की बात करें तो एटम के अंदर अगर दो पोल हैं, एक एस है एक एन है, तो फिर तो वो बार मैग्नेट बननी चाहिए। तो बार मैग्नेट कैसे बनती है साहब? ये बार मैग्नेट बनी, ये एस, इसका एक एस, ये एक एन। अब ये जो इस एटम का ये जो टोटल बार मैग्नेट बना है, इसके पीछे तीन लोग होते हैं। एक होता है इलेक्ट्रॉन, एक होता है आपका न्यूक्लियस। इन दोनों की वजह से आपका इस पे ये टोटल इसका मैग्नेटिक मोमेंटम पैदा होता है। अब इलेक्ट्रॉन का जो मैग्नेटिक मोमेंटम होता है वो दो वजह से होता है, एक तो इसका स्पिनिंग मोशन, ठीक है, और एक इसकी ऑर्बिटल मोशन की वजह से, ठीक है। यानी इलेक्ट्रॉन का जो मैग्नेटिक मोमेंटम होता है उसके पीछे दो लोग रेस्पॉन्सिबल होते हैं, एक तो इलेक्ट्रॉन का अपनी एक्सिस पे स्पिनिंग, और एक इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस। पता है इलेक्ट्रॉन का जो मैग्नेटिक मोमेंटम होता है स्पिनिंग वाला, वो होता है एम ऑफ स्पिनिंग वाला, वो होता है 9.285 इंटू 10⁻⁻24 एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। ये याद रखेंगे आप इस बात को। यानी एक इलेक्ट्रॉन का स्पिनिंग मैग्नेटिक मोमेंटम जो होता है वो कितना होता है? 9.285 इंटू 10⁻⁻24 एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। याद रखेंगे इस बात को, ठीक है। ऑर्बिटल वाला भी होता है, जिसे उसका बोला जाता है आपका ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंटम ऑफ अ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जब घूमता है न्यूक्लियस के चारों तरफ, ये इस तरह से सर्कुलर पाथ पे, तो वो एक करंट कैरियर लूप की तरह होता है, इस तरह से। जब वो करंट कैरियर लूप की तरह होता है और इसका ये जो मैग्नेटिक मोमेंटम होता है वो दोनों का इफेक्टिव होगा, टोटल जो आपका मैग्नेटिक मोमेंटम एम होता है वो उसका एम एस प्लस का एम एल की वजह से होता है। ये यहाँ पर वो इस तरह से ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंटम आपका जो हो गया एमओ कह दो उसको, और स्पिनिंग वाला वो अपनी खुद की एक्सिस पे जो घूम रहा है इस तरह से। ये स्पिनिंग वाला मैंने आपको बता दिया, ठीक है। न्यूक्लियस का भी खुद का भी मैग्नेटिक मोमेंटम होता है, बट वो इस स्पिनिंग मैग्नेटिक मोमेंटम का थाउजेंड्स पार्ट होता है, मतलब उसे हजारों गुना कम होता है। तो हम जनरली ये कह सकते हैं कि जो भी मैग्नेटिक मोमेंटम किसी एटम में है वो मेनली वो होता है इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिटल और उसके स्पिनिंग मोशन की वजह से, ठीक है। अब किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल में कुछ बातें होती हैं वो आपको क्लियर कट समझ में आनी चाहिए। पहली होती है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन को हम लोग लिखते हैं दोस्त आई से। इसका सिंबल होता है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन का सिंबल है आई, ठीक है। यूनिट है इसकी एम्पियर पर मीटर, ठीक है। अब ये क्या बला होती है भाई? एक बार मैग्नेट हमने देख लिया या एक हमने मैग्नेट देख लिया, उस मैग्नेट के अंदर हमने देखा कि ये एटम, ये इलेक्ट्रॉन, ये सब लोग अपना अपना बार मैग्नेट बना के बैठे हुए हैं। तो हमने क्या किया, इसका एक छोटा सा वॉल्यूम ले लिया और छोटे से वॉल्यूम का मैग्नेटिक मोमेंटम हमने देखा m था। तो v वॉल्यूम का जो मैग्नेटिक मोमेंटम था दोस्त वो था आपका m। तो पर यूनिट वॉल्यूम का कितना होगा? तो I इज इक्वल टू आपका होता है
m अपॉन ऑफ v। मतलब क्या कहलाता है I? इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन क्या किससे कहते हैं? तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन कहते हैं किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल के पर यूनिट वॉल्यूम का मैग्नेटिक मोमेंटम कहलाता है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। देखते हैं यूनिट क्या होगी। तो यूनिट होगी दोस्त एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन ऑफ मीटर क्यूब। निकालोगे तो एम्पियर पर मीटर। डायमेंशन आप बहुत आराम से निकाल सकते हो। डायमेंशन आएगी इसकी A1 और L माइनस का 1। ठीक है, ये इसकी डायमेंशन होगी सब। अगर मैं ये कहता हूं कि मेरे पास एक बार मैग्नेट है, एक रहस्य पे से पर्दा उठेगा, देखते हैं, उठाने की कोशिश करते हैं। किसी भी मैग्नेट का एक, जब वो मैग्नेट से सैचुरेट हो जाएगा तो आपका ये m उसका कांस्टेंट हो जाएगा, यानी ये किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल को एक लिमिट से ज़्यादा मैग्नेटाइज नहीं किया जा सकता। वो सैचुरेशन कंडीशन कहलाती है, यानी m एक फिक्स्ड क्वांटिटी बन जाएगी किसी भी मैग्नेट के लिए। और यहाँ मैं लेके चल रहा हूँ एक बार मैग्नेट। बार मैग्नेट का ये वाला पोल है S, ये वाला पोल है N। यहाँ का क्रॉस सेक्शन एरिया दोस्त A है, लेंथ हम लोग ले रहे हैं इसकी ट्वाइस ऑफ L, यानी इसका जो वॉल्यूम दे रहे हैं वो देंगे A इंटू ट्वाइस ऑफ L। ठीक है, बार मैग्नेट के बारे में बात करते हैं। I क्या होगा बार मैग्नेट का? तो I इजकल टू होता है दोस्त आपका m अपॉन ऑफ v। m कितना है भैया? तो इसका m है आपका, बार मैग्नेट लेके चल रहा हूँ तो बार मैग्नेट लेके चल रहा हूँ तो ये बार मैग्नेट का हो जाएगा ये m इंटू आपका ट्वाइस ऑफ l। इसका वॉल्यूम कितना है? वॉल्यूम मैं पहले ही बता चुका हूँ, a इंटू ट्वाइस ऑफ l। ये ट्वाइस ऑफ l से ट्वाइस ऑफ l कैंसिल, मतलब आपका किसी बार मैग्नेट को ही हम लोग लेके चल रहे हैं, बार मैग्नेट को हम लोग अपना सब कुछ मान के बैठे हुए हैं। तो I इजकल टू हो गया इसका m अपॉन ऑफ a, यानी कि आप यहाँ से अगर इसकी यूनिट को देखने की कोशिश करेंगे तो एम्पियर इंटू मीटर अपॉन ऑफ ये मीटर स्क्वायर, यानी यूनिट आ गई आपके साथ अगेन एम्पियर पर मीटर। और आप यहाँ देखें कि m अपॉन ऑफ ए, यानी कि किसी भी बार मैग्नेट के पर यूनिट एरिया की जो पोल स्ट्रेंथ है उसे कहते हैं इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। यानी यहाँ से एक बात, और ये I फिक्स हो गई। अगर ये I को अगर हम कॉन्स्टेंट माने तो m इज प्रोपोर्शनल टू a, और यहाँ से वो बात निकली आई कौन सी वाली जो मैंने शुरुआत में बताई थी कि कोई भी बार मैग्नेट आपके पास में है मेरे भाई, तो उसकी जो पोल स्ट्रेंथ होती है वो क्यों उसके क्रॉस सेक्शन एरिया के, पहले दिन की बात आज क्लियर हो रही है, m इज प्रोपोर्शनल टू a, यहां सामने आ गई। ठीक है साहब, ये होती है हमारी किसी भी मैग्नेट की जो हमारे पास में इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन है वो है। एक होती है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड। देखो एक होता है मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज बी, बी को बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। बी का एक और नाम है मैग्नेटिक इंडक्शन, एक और नाम है फ्लक्स डेंसिटी। अब एक है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग, दिस इज एच। क्या रिलेशन होता है एच और बी के अंदर? तो किसी भी जगह पर अगर मैग्नेटिक फील्ड है तो वहां रिलेशन होता है बी इज इक्वल टू म्यू नॉट ऑफ एच, म्यू नॉट ऑफ एच। ये रिलेशन होता है मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटाइजिंग फील्ड के अंदर, यानी इसको बोले हैं इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड, यानी H इज अ मैग्नेटाइजिंग फील्ड। ठीक है, और इसको अगर हम लोग देखें, अगर किसी सर्कुलर कोइल में आगे पढ़ेंगे हम लोग, अगर मैं यहाँ करंट I फ्लो कर देता हूँ तो सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो B जो होता है दोस्त वो होता है म्यू नॉट I अपॉन ऑफ 2R। अगर मैं इस B की वैल्यू यहाँ रख देता हूँ तो ये म्यू नॉट ऑफ I अपॉन ऑफ 2R यहाँ रखूंगा तो चल भाई चल, यानी आपका H इजकल टू हो गया दोस्त I अपॉन I को मैं यहाँ करंट ले रहा हूँ तो करंट को स्मॉल से देता हूँ, ये लो I अपॉन 2R, ताकि तुम कंफ्यूज ना हो। ये I अपॉन 2R, I लेंगे दोस्त एम्पियर में और ये 2I/R, ये अगर आप लोग देखेंगे तो ये मीटर में हो गया, यानी आपके पास इसकी यूनिट हो गई एम्पियर पर मीटर। मतलब दोस्त जो आपका इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन था उसकी यूनिट आपकी एम्पियर पर मीटर, इस H की यूनिट भी एम्पियर पर मीटर है, यानी कोई ना कोई गहरा रिलेशन इन दोनों के बीच में आना चाहिए, मतलब इनके बीच में कोई ना कोई गहरी बात होनी चाहिए। और क्या होती है H? ये H है दोस्त एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, यानी एक्सटर्नल मैग्नेटाइजिंग फील्ड कहते हैं इसको, और ये इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन जो कि उस मेटेरियल के अंदर जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, जो मैग्नेटिज्म वाली बात आती है वो होती है। अब हम क्या कहते हैं कि साहब ये मेरे पास में एक ब्लॉक रखा हुआ था, ये मैग्नेटिक मटेरियल है, ठीक है, इसको मैं एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में बढ़ाया जाता हूँ, यहाँ से एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाया जाता हूँ इस तरह से, और ये जो मेरा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इसमें लग रहा है, इसकी वजह से क्या हो रहा है, इसके अंदर पर यूनिट वॉल्यूम का मैग्नेटिक मोमेंटम इसका बढ़ रहा है।
तो हम ये कहेंगे पर यूनिट वॉल्यूम का मैग्नेटिक मोमेंटम क्या होता है, सब आई होती है। तो आपका आई यानी आपको जब इसको एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखकर उस एच की वैल्यू को जब हम बढ़ाए जाते हैं तो हम पाते हैं कि ये जो अपना मटेरियल था इसके अंदर आई इसका लगातार बढ़ता जाता है। यानी हम ये कहेंगे आई क्या होती है दोस्त, आई था इसका m/v, यानी इसके पर यूनिट वॉल्यूम के अंदर जो मैग्नेटिक मोमेंटम था वो लगातार इंक्रीज होता था ड्यू टू दैट एच, यानी इस एच की वजह से। यानी हम ये कह सकते हैं कि आई इज प्रोपोर्शनल टू एच, ठीक है। यानी आई इज इक्वल टू आपके पास में होता है ये एक्स एच, ये मैं इसको एक्स बोलता हूँ, बेसिकली इसका नाम होता है जाई, मतलब इसका सिंबल ऐसा बनाया जाता है, ऐसे करके, ऐसे यूं। वो हुंडई वाला जो आपका हुंडई वाली जो गाड़ी आती है उसके अंदर जो उसका एच बनता है ठीक वैसा बनता है, इसको जाई बोला जाता है वैसे, है ना। बट हम लोग बोलचाल की भाषा में मैं इसको क्या बोलूँगा, एक्स बोलूँगा, यानी आई इक्वल टू एक्स एच। ये एक्स क्या चीज़ है साहब, ये एक्स है सस्केप्टेबिलिटी, यानी आपके पास में ये एक्स क्या बोला है, तो ये पर यूनिट वॉल्यूम की, क्योंकि आई हमारा पर यूनिट वॉल्यूम में लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये पर यूनिट वॉल्यूम की कहलाती है सस्केप्टेबिलिटी। और अगर मैं इसके बारे में बात करूं तो आई इज प्रोपोर्शनल टू एच, आई इज टू एक्स एच। ये एक्स क्या चीज है, ये है सस्केप्टेबिलिटी। और एक्स की वैल्यू क्या हो गई दोस्त, ये हो गई आई अपॉन ऑफ एच। और तुम भी एम्पियर पर मीटर, हम भी एम्पियर पर मीटर, सुन रहे हो क्या मेरी बात को। तो अपन तो हो गए साहब बिल्कुल ही यूनिटलेस, यानी एक्स इज अ यूनिटलेस डायमेंशनलेस, एक दो ऐसी चीजों का रेशियो है, ठीक है, जिसको आई और एच कहते हैं, ठीक है। ये इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन है, ये इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग है, इन दोनों का रेशियो कहलाता है आपका एक्स। और ये जो एक्स है ये एक्स कहलाता है पर यूनिट वॉल्यूम की। अगर इसको पर यूनिट मास की देखी जाए, अगर इसका मास का देखा जाएगा तो ये बन जाएगा आपका एक्स इजिकल टू आपका ये बन जाएगा एक्स अपॉन ऑफ रो, ये बन जाएगा एक्स अपॉन ऑफ रो जो होगा ये हो जाएगा पर यूनिट मास की। बहुत बार काम किया हुआ आपने। अगर इसका मैं देखूंगा तो आपका मास में देखूंगा तो मास का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल टू आपका v इंटू ए रो, और v इक्वल टू हम लोग ऑलरेडी 1 ले चुके हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका एक्स अपॉन रो। तो आपको यहाँ x और x अपॉन रो का डिफरेंस पता होना चाहिए। ये है पर यूनिट मास की और ये है पर यूनिट वॉल्यूम की, और x क्या चीज़ है, i अपॉन ऑफ h है, ठीक है। तो यहाँ से ये चीज़ें करने के बाद अब देखते हैं कुछ और बात। तो अब एक चीज होती है सब, आई देख लिया अपने, एच देख लिया, आई और एच का रिलेशन देख लिया, आई इक्वल टू एक्स एच होता है। एच को बोलते हैं अपन लोग इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग, आई को बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, और आई इक्वल टू एक्स एच में आपका एक्स था सस्केप्टेबिलिटी, ठीक है। ये चीजें हम लोग देख चुके हैं। अब आप इसके अंदर अब बात कौन सी आती है, देखो बी इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड का आपने मैग्नेटाइजिंग फील्ड के साथ में रिलेशन निकाला था, म्यू नॉट ऑफ एच। आखिर ये म्यू नॉट क्या बोला है भैया, ये म्यू नॉट है तेरा, ये म्यू नॉट है तेरा परमेबिलिटी, यानी म्यू नॉट इज इक्वल टू बी अपॉन ऑफ एच। और बी अपॉन ऑफ एच, बी होता है आपके पास में टेस्ला वेबर पर मीटर स्क्वायर, ये एम्पियर पर मीटर। तो अगर मैं आपको यहाँ लिखूँ वेबर पर मीटर स्क्वायर और इसकी यूनिट लिखूँ एम्पियर इंटू मीटर, ठीक है, एम्पियर पर मीटर, ये मैंने इसकी यूनिट लिखी साहब, ठीक है। तो यहाँ से इसकी जो आगे अपन लोग सॉल्व करेंगे तो आपको यहाँ से जो चीज़ें मिलेगी वो क्या क्या मिलेगी भाई, वो मिलेगी आपको ये वेबर अपॉन ऑफ मीटर इंटू ये आपका एम्पियर। और वेबर की अपन लोग यूनिट देख चुके हैं, वेबर की यूनिट क्या देख चुके हैं साहब, वेबर की यूनिट देख चुके हैं अपन लोग वोल्ट इंटू सेकेंड, ठीक है, पहले बना चुके हैं वोल्ट इंटू सेकेंड। और ये हो गया आपके पास में मीटर इंटू ये आपका एम्पियर, और ये एम्पियर इंटू मीटर, ये वोल्ट, वोल्ट अपॉन एम्पियर यानी V अपॉन आई, ये बन गया ओम, यानी ये हो गया आपका ओम इंटू सेकेंड अपॉन ऑफ ये हो गया मीटर, ठीक है। अब आपका एक फॉर्मूला आएगा L अपॉन ऑफ R इजिकल टू टी, यानी L इजिकल होता है R इंटू टी, R हो गया ओम, ये टी हो गया सेकंड में, तो यहाँ हो गया आपका ओम इंटू सेकेंड, ओम इंटू सेकेंड रिजल्ट हो गया आपका हेनरी अपॉन मीटर, यानी हेनरी पर मीटर। ऐसा यूनिट होती है म्यू नॉट की। ये सारी यूनिट्स पता होनी चाहिए इनमें रिलेशन के साथ है। अभी मैं तुम्हें यूनिट्स का अगले लेक्चर में बताऊंगा, पहले अपने इन सब चीज़ों को सीख ले, फिर यूनिट का खेल देखेंगे। पर आपका म्यू नॉट की जो ऐसा यूनिट होती है दिस इज हेनरी पर मीटर, ये पता होनी चाहिए। इसी तरह से आपके एप्सिलॉन नॉट की जो यूनिट होती है ऐसा यूनिट होती है फैराड पर मीटर। अरे अपना एप्सिलॉन नॉट था ना, ये अपना एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी, इसकी यूनिट होती है फैराड पर मीटर, ठीक है। कैसे निकलती है, C इक्वल टू
4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऑफ आर, कैपेसिटी फेरेड में ली जाती है, तो आपके पास एप्सिलॉन नॉट की यूनिट क्या होगी, फेरेड पर मीटर। ठीक इसी तरह से इसकी यूनिट होती है म्यू नॉट की यूनिट होती है, कितनी यूनिट होती है, वो होती है आपके पास में हेनरी पर मीटर। तो हेनरी एक साइंटिस्ट आया था, मैं बताऊंगा आपको जब अपने EMI पढ़ेंगे हेनरी का क्या योगदान था इन सब चीज़ों में, तब की बात करेंगे। बट फिलहाल इसकी यूनिट याद होनी चाहिए आपको, ये इसकी यूनिट ये है, ठीक है, हेनरी पर मीटर। कैसे निकली ये मैंने आपको निकाल के बता दी, ठीक है। अब इसके आगे देखो, यूनिट्स याद होनी चाहिए। अगर आप नीट का एग्जाम देने जा रहे हैं, आप JEE का एग्जाम देने जा रहे हैं, तो कौन कौन सी यूनिट हो सकती है। कई बार ऐसा पूछ लगता है कि इसमें म्यू नॉट की कौन सी यूनिट नहीं है, तो 3 यूनिट होती हैं, एक नहीं होती हैं। तो ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए कैसे निकली हैं, ठीक है। इसी तरह से एक होता है रिलेटिव परमेबिलिटी। भाई एक रिलेटिव परमेबिलिटी क्या चीज़ है, तो आपका होता है म्यू इन मीडियम अपॉन ऑफ म्यू नॉट का रेशो, ये कहलाता है आपका म्यू आर, ये कहलाती है रिलेटिव परमेबिलिटी। अब ये रिलेटिव परमेबिलिटी जो आपके पास आ रही है, ये इसकी यूनिट हेनरी पर मीटर, इसकी यूनिट भी हेनरी पर मीटर, तो यानी ये अगेन ये बेचारा यूनिटलेस डायमेंशनलेस। अब एक तो ये यूनिटलेस डायमेंशनलेस, एक आपका एक्स भी यूनिटलेस डायमेंशनलेस। कुछ तो है दया, कुछ तो गड़बड़ है, नहीं आया समझे, CID मतलब कुछ तो गड़बड़ है। तुम भी यूनिटलेस, हम भी यूनिटलेस, आ रही बात, कोई ना कोई तो रिलेशन होगा, ठीक है। आओ समझो, I की यूनिट एम्पियर पर मीटर, H की यूनिट एम्पियर पर मीटर, तुम भी एम्पियर पर मीटर, हम भी एम्पियर पर मीटर, कुछ ना कुछ रिलेशन था। तो I इक्वल टू आप लोग निकाल बैठे x इंटू एच, ये रिलेशन। तुम भी अकेले, हम भी अकेले, आ जाओ साथ साथ हो जाते हैं। नहीं आया समझे, मतलब एक लड़की एक लड़के को बोलती है कि मैं शादी नहीं करूँगी, ठीक है साहब। लड़का बोलता है मैं भी शादी नहीं करूँगा, ठीक है। तो लड़की फिर बोलती है हमारे विचार कितने मिलते हैं ना, आओ हम शादी कर लेते हैं। समझो, अबे जोक था। म्यू आर, तुम भी यूनिटलेस, हम भी यूनिटलेस, हम में कोई ना कोई रिलेशन होना चाहिए। आओ ढूंढते हैं वो रिलेशन क्या होगा, और बेहद खास है वो रिलेशन। मैं इस पर अर्लियर आपको एक क्वेश्चन करवा चुका हूँ। देखो, एक मेरे पास एक मटेरियल है, मैग्नेटिक मटेरियल है दोस्त, और ये यहाँ रखा हुआ है, ठीक है। और इस मटेरियल में मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस घुस सकती हैं। अगर ये मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस अंदर घुस के पास में हो गई तो इसका मतलब इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ गया है, और अगर दूर दूर हो गई तो मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कमजोर हो गया है। तो क्या होता है दोस्त, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है B ऑफ M, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड इन मीडियम इज इक्वल टू होता है म्यू नॉट ऑफ H प्लस का I, ये होता है। यानी किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल के अंदर जो कि एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया था, एक्सटर्नल मैग्नेटाइजिंग फील्ड में रखा गया था, उसके अंदर रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड जो होता है उसका फॉर्मूला होता है म्यू नॉट ऑफ H प्लस I। कल इसके अगले लेक्चर में इसके SI सिस्टम की यूनिट और इसकी CGS सिस्टम की यूनिट के बारे में डिस्कशन करेंगे। अभी ज़्यादा हो जाएगा इसलिए अपन इसको कम कर रहे हैं, तो आपको इस लेक्चर में केवल इतना ही बता रहा हूँ कि साहब ये क्या होता है। तो म्यू नॉट ऑफ H प्लस का I, ये बात अपनी क्लियर हो गई साहब, यानी B ऑफ M इज म्यू नॉट इंटू H प्लस का I, ये हो गया। इसके अंदर ये मैग्नेटिक फील्ड होगा। अगर बाहर आपके पास में कुछ मैग्नेटिक फील्ड है तो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स जब इसके अंदर एंटर करेगी तो इसके अंदर, इस मटेरियल के अंदर क्या होगा, वो ये होगा। अब आपका ये हो गया साहब। अब हम क्या करते हैं कि इसको B इन मीडियम को लिख देते हैं म्यू इन मीडियम इंटू आपका H इजल टू म्यू नॉट ऑफ H प्लस का ये I, यानी आपका म्यू इन मीडियम जो होता है दोस्त वो होता है म्यू नॉट ऑफ म्यू आर ऑफ H इजल टू म्यू नॉट ऑफ H, बाहर कॉमन ले लेते हैं दोस्त, 1 प्लस का I अपॉन ऑफ H, ये मेरा बाहर आ गया। तो तुम चलो हम चलें, म्यू आर इजल टू 1 प्लस का I अपॉन ऑफ H, मतलब म्यू आर इजल टू 1 प्लस एक्स। खतरनाक रिलेशन है, यानी आपका म्यू आर रिजल्ट हो गया 1 प्लस एक्स, ठीक है। ये रिलेशन होता है, तुम भी डायमेंशनलेस, हम भी डायमेंशनलेस, ये इनके बीच में रिलेशन है। अब यहाँ एक दो खास बातें निकलती हैं। अब कोई आदमी इसमें नाराज होगा, बोले ये क्या किया, आओ रुको, म्यू आर इजल टू 1 प्लस एक्स, यानी म्यू आर इजल टू 1 प्लस I अपॉन ऑफ H, ठीक है। और म्यू आर इजल टू म्यू इन मीडियम अपॉन ऑफ म्यू नॉट 1 प्लस आपका ये I अपॉन ऑफ ये H मैंने यहाँ लिया तो ये H आ गया। कोई नाराज हो गया, बोले ऐसा करा तो कोई नाराज हो गया, मैंने कहा रुके एक मिनट, तो ये हो गया आपका म्यू M अपॉन ऑफ म्यू नॉट इज इक्वल टू ये हो गया आपका H प्लस का I
अपॉन ऑफ एच। चल भैया इधर चल, तो ये हो गया म्यू इन मीडियम इंटू एच इक्वल टू म्यू नॉट ऑफ एच प्लस आई। दुनिया गोल है। ये बी इन मीडियम ठीक है, यहां से अपन यहां पहुंचे, नाराज हो गया बच्चा, ओ ये क्या कर दिया, आओ वापस चलते हैं, एक्स क्या उल्टा चले, ये ले वापस संभाल तेरी चीज को। अगर एक मटेरियल एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है तो उस मटेरियल के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होने वाला है वो ये होने वाला है। अब अगर ये पैरामैग्नेटिक मटेरियल होता तो क्या होता, डाई मैग्नेटिक होता तो क्या होता भाई, डाई मैग्नेटिक मटेरियल की बात करो, और सुपर डाई मैग्नेटिक मटेरियल होता है सुपर कंडक्टर, अर्लियर बात कर चुके हैं। और सुपर कंडक्टर के अंदर मैंने आपको बताई थी ऐसे मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस ऐसे आ रही थी और ये इससे रिपेल हो गई थी, और ये सुपर जो आपका था मैग्नेटिक मटेरियल जो सुपर कंडक्टर था उसके अंदर B इक्वल टू 0 था। मतलब आपका ये यहाँ B इन मीडियम इक्वल टू 0 होगा, किसके अंदर, सुपर कंडक्टर में। अब सुपर कंडक्टर में ये 0 होगा तो भाई साहब आपका ये B इन मीडियम इक्वल टू 0 होगा, तो B इन मीडियम इक्वल टू 0 का मतलब 0 इक्वल टू म्यू नॉट ऑफ H प्लस का I, यानी कि आपका H प्लस आई इज इक्वल टू 0, यानी H इज इक्वल टू माइनस ऑफ I, यानी I इज इक्वल टू माइनस ऑफ H। मतलब समझ सुपर कंडक्टर के अंदर क्या होता है, सुपर कंडक्टर के अंदर होता है बहुत मस्त चीज कि उसके अंदर जो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन है वो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग के बराबर होती है और उसके अपोजिट होगी, तभी तो अंदर मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा। बोले इससे क्या होगा, आई इक्वल टू माइनस ऑफ एच हो गया। तो आपका इसके अंदर जो आपके इसका फिर इसका जो आपके पास में एक्स क्या होता है, आओ एक्स के बारे में बात करते हैं। एक्स रिजल्ट होता है आपका आई अपॉन ऑफ एच, यानी एक्स रिजल्ट टू आई, आई हो गया दोस्त माइनस का एच अपॉन ऑफ एच। चलो भैया चलो, यानी एक्स रिजल्ट हो गया माइनस का 1, बट एक रिलेशन होता है म्यू आर इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स। तो सुपर कंडक्टर का फिर म्यू आर क्या होता है, तो आओ भैया आओ समझो 1 माइनस 1 यानी म्यू आर इज इक्वल टू 0। नीट के हिसाब से ये सारी बातें जो मैंने अभी पिछले 5 मिनट में बोली हैं आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली है। हो सकता है कि आपका जो एग्जाम होने वाला है उनमें से कोई एक क्वेश्चन यहाँ से मिल जाए और आप सोचो कि काश पढ़ लेते रहे यार तो ठीक रहता। तो ये चीज़ें जो हैं ऐसी याद है नीट में क्वेश्चन, सिंपल बिल्कुल। वो आपसे ये पूछ लेगा कि भाई जो आपके पास इंटेंसिटी जो मैग्नेटाइजेशन होती है जैसे अपन लोग कहते हैं वो क्या होती है, ठीक है, एक सुपर कंडक्टर के अंदर। तो सुपर कंडक्टर के अंदर आई जो होता है वो माइनस ऑफ एच के इक्वल होता है। एक्स क्या होता है दोस्त, वो होता है माइनस ऑफ 1, और म्यू आर क्या होता है दोस्त, वो होता है 0। ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए। ये थी सब हमारे पास में इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ छोटी मोटी डेफिनेशन। अब आगे हम 3 तरह के मटेरियल देखेंगे, एक डाई, एक पैरा और एक फेरो, ठीक है, और अर्थ के मैग्नेटिज्म। 2 टॉपिक बचे हुए हैं जो अगले 2 लेक्चर में अपना ये चैप्टर पूरा हो जाएगा। फिर मैं कराऊंगा आपको कुछ विशेष कुछ खास अच्छे से प्यारे से मस्त से न्यूमेरिकल। तब तक आप इसको पढ़ें और अपना कॉन्सेप्ट सही करें। आपका कॉन्सेप्ट सही होगा तो आपके पास में बहुत सारी चीज़ें होगी। आज के लेक्चर में था खास क्या था, डाइपोल इंट्रैक्शन और सुपर कंडक्टर की ये बातें, ये बहुत इंपॉर्टेंट थी और आपको ये चीज़ बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। और इन सब बातों को हम लोग रिवाइज करें, बार में पढ़ें, कई बार देखें। और ये चैप्टर सिर्फ चैप्टर नहीं है, आपका मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, EMI और AC, इन तीनों चैप्टर की ये बैकबोन है। ध्यान रखना मेरी इस बात को। रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, रिलेशन में क्वेश्चन आते हैं, और आपने भले ही NCERT के फिजिक्स के अंदर जो क्वेश्चन पीछे के किसी और चैप्टर के करें ना करें, बट स्पेशली आपके NCERT के अंदर बेहद प्यारे क्वेश्चन दे रखे हैं। कौन सा वाले चैप्टर के अंदर, मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट और EMI, इनके 3 चैप्टर के क्वेश्चन बहुत अच्छे, बहुत कॉन्सेप्ट वाले, जो आपके दिमाग को अच्छे से हिलाते हैं। वो क्वेश्चन इन 3-4 चैप्टर्स के हैं, उनको आप देखिएगा, करिएगा, मज़ा आएगा आपको, और इसको पढ़ें, मज़ा आएगा। ऑल द बेस्ट।